हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं 10वीं के लिए यहाँ पे मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आ गया हूँ। ठीक है, एसएसटी का जो 20 मार्च का आपका एग्जाम होने वाला है एसएसटी का झारखंड बोर्ड के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं टोटल 35 अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 35 का 35 क्वेश्चन है। छाट छाट कर एनसीईआरटी से आपको लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन को आपको देरी ना करती है पूरा याद कर लेना है अच्छे तरीके से। सीधे से आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और सारे क्वेश्चन को आपको बताना है अपने कॉपी में और फिर लास्ट में बताना है आपका 35 में कितना आप सही बताए हैं, जैसे आप ऑब्जेक्टिव में बताते थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को 100% यहाँ पे लर्न कर लेना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न का श्रेणी विन्यास करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में फ्लेक की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तर है इसका, पशुओं में फ्लेक की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडरपेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंडरपेस्ट कहते हैं। याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को 100% याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे 100% आपको कराऊंगा, मैं 100% पेपर आपको देने वाला हूँ, आपको वादा किया हूँ दूंगा। आप एग्जाम में से निकलेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगा। बस सभी वीडियो को वॉच करने की जरूरत है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? थॉमस न्यूकोमेन ने भाप इंजन का आविष्कार किया। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, तो यहाँ पे भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस न्यूकोमेन ने किया। थॉमस न्यूकोमेन ने, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, अब बता सकते हैं थॉमस न्यूकोमेन ने किया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखे। ठीक है, 4 रोपण फसलों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो 4 रोपण फसल है यहाँ पे। पहला है चाय, दूसरा कॉफी, तीसरा गन्ना, चौथा केला। ठीक है, ये रोपण फसल है चारों के चारों। ठीक है, चाय, कॉफी, गन्ना, केला, इस तरीके से आपके क्वेश्चन है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक भी आपका गलत कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, और आपको फोड़ के आना है 100% एग्जाम में। ठीक है, पूरा का पूरा आपको करके आना है। चलिए अगला है, खनिज क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, खनिज क्या है? इसका है, पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे खनिज कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर, यानी भूपर्पटी के अंदर, पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली महत्वपूर्ण तत्व जैसे खनिज, ठीक है, नमक, खनिज, लवण, नमक, ये तत्व पाए जाते हैं, ये उपयोगी है हमारे लिए, उसी को हम बोलते हैं खनिज। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 740 तथा 740 से ज्यादा है। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 740 से ज्यादा है, याद रखिएगा। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 740 से ज्यादा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर है इसका यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। उत्तर है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। याद रखिएगा। ठीक है, काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। एमसीक्यू के लिए वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे के सारे। चलिए अगला है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी मुद्रा का आदान प्रदान का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो देखिए उत्तर है, मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। एकदम सही है। यहाँ पे देखिए, पैसे के माध्यम से ही, मुद्रा का मतलब होता है पैसा, पैसा के माध्यम से ही हम किसी चीज को खरीद सकते हैं या तो हम बेच सकते हैं। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से। तब विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। पैसा को देंगे तो हम किसी वस्तु को लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को लेंगे तो पैसा देंगे हम उसको। ठीक है, तो इसीलिए हम मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मुद्रा होता है उसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। चलिए
यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, सातों का सातों मस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आप सोचते होंगे फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो गया, नहीं बाबू, ये 8 है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। आयात का मतलब होता है कर, ठीक है। कर शुल्क से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई थी। देखिए भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा 100%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पे अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर, 9 के बाद 10, ये 3 नहीं 10 है, ठीक है। चलिए अगला है मेरा कि भारत में झूम खेती के लिए जाने जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। जाने वाले 4 राज्यों, झूम खेती जहां पे मैंने किस किस राज्यों पर झूम की खेती होती है, तो 4 राज्यों में याद रखना। पहला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 देशों में झूम की खेती होती है, ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। आंसर देखिए दिया गया है कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें क्षत्रिय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहां पे आंसर है, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना, ठीक है। लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता को स्पष्ट जानकारी होना। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को भी सफल बनाता है। देखिए यहाँ इसका कहने का मतलब कि जो लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है वो सरकार जो भी काम कर रहा है उसे जनता तक पहुंचाना, ठीक है, जनता तक उसे पहुंचाना। और सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को भी सफल बनाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, ठीक है, 100%। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे। अगला है, मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे। तो यहाँ पे मुद्रा के 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला है विनिमय के लिए, ठीक है, तो विनिमय के लिए किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। चलिए दूसरा है धन संचय के लिए, हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते हैं। संचय का मतलब होता है भंडार, इकट्ठा करना, यानी पैसे को हम एक जगह रख सकते हैं, संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं धन के रूप में, ठीक है। चलिए अब विनिमय के लिए किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए तो 2 यहाँ पे मुद्रा के कार्य मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। अब सोचिएगा फिर यहाँ से सर 1 2 से स्टार्ट हो गया, नहीं, याद रखिएगा ये 50 नंबर क्वेश्चन है, ये 60 नंबर क्वेश्चन है, आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट से क्या तात्पर्य है। रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, तो देखिए आंसर है, रिंडरपेस्ट जानवरों के लिए एक बीमारी का नाम है। याद रखिएगा, रिंडरपेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है, ठीक है, 100% याद रखिएगा। रिंडरपेस्ट पहले भी ये रिपीट कर चुके हैं, रिंडरपेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है, ठीक है। सेकंड है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। आंसर है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घरों में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए।
घर में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे तो याद रखिए कोयला, एलपीजी, लकड़ी, उपले आदि। ठीक है, उपले जो गाय के उपले मतलब जो गाय के गोबर से बनाई जाती है ना, वो जो जलावन में काम आता है उसी को उपले बोलते हैं। ठीक है, तो कोयला, एलपीजी, लकड़ी और उपले घरों में उपयोग किए जाने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक M.O. ह्यूम थे, याद रखना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में और इसके संस्थापक जो थे वो M.O. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियां हैं, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। याद रखना, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा, याद रखना। लोकतंत्र की दो चुनौती है, लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौती है, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। ठीक है, चलिए 100% आपको याद कर लेना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। आप समझ कर इसे 100% आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की ये हो गए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा धन के रूप में मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं की जाती है। याद रखिएगा, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं की जाती है। क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। ठीक है, तो मुद्रा का इसीलिए यही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है कि किसी वस्तु को खरीदना और किसी वस्तु को बेचना। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, उदारीकरण का मतलब यही होता है कि जो ढील देना, उदारीकरण का ऐसे नियंत्रण में ढील। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड कौन था? इसे ये मत समझिएगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 मत समझना, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड कौन था? तो याद रखिएगा, हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। याद रखना, हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता थे। ठीक है, चलिए दूसरा है यहाँ पे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक रूप में परिवर्तन किए थे। इस क्रांति को श्री गणेश इंग्लैंड से ही हुआ। ठीक है, याद करके रखना, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसी राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होती है। ठीक है, क्षेत्रीय दल क्या है? ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होता है, यानी फिक्स होता है। ठीक है, इतना काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, जिसे अक्टूबर के आसपास जून जुलाई के आसपास बोते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं। तो खरीफ फसल में क्या धान हो जाएगा, जून जुलाई में इसे बोते हैं और अक्टूबर में इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो धान। ठीक है, तो धान अक्टूबर में काट लेते हैं तो ये खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। याद रखिएगा, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश करते हैं, यहाँ पे कहते हैं होगा। ठीक है, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में
कि कंपनियों में निवेश करता है तो उस विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे रट लेना है अच्छे तरीके से। यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करता हूं और सेकंड पार्ट के लिए वेट करेंगे। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट VVI आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सारे वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।